चलो भाई ठीक, देखो चेक करो तो जल्दी फटाफट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या नहीं है, आगे बढ़ा जाए जल्दी। एक सेकेंड। ठीक, चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है सारा, बढ़िया। ठीक है, चलो देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टमक तक पहुंचा हुआ था, डाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से न्यूट्रिशन में डाइजेशन हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे थे, न्यूट्रिशन का आगे का प्रोसेस, डाइजेशन में हम लोग पहुंचे हुए थे स्टमक तक। अब स्टमक के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको हम लोग को यहाँ से कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। तो स्टमक के आगे थोड़ा सा देखना चालू करते हैं इसमें, वेट। अब देखो, एक सेकंड, ठीक है, चलो क्लियर है। तो स्टमक में हम लोग जो देख रहे थे, ध्यान से समझना चालू करो इसमें, जैसे ये मान लो स्टमक, स्टमक में ये वाले रीजन को हम लोग देख बोल रहे थे इसमें से पायलोरिक एंट्रम, हालांकि ये नाम तुमको याद नहीं रखना है, ठीक है। पायलोरिक एंट्रम इसका नाम है, इस वाले रीजन को बोला जाता है, यहीं पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहाँ से दो टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा पेप्सिनोजेन, एक हो जाएगा पेप्सिनोजेन, और दूसरा हो जाएगा इसमें से प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन जो रहता है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन होता है, और प्रोरेनिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन होता है। ये दो नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे इसमें। साथ ही साथ यहाँ से ये जो स्टमक का वॉल होता है, यहाँ से दो चीजें और सीक्रेट होता है, एक हो जाएगा यहाँ से HCl, और दूसरा यहाँ से सीक्रेट होता है म्यूकस। एक हो जाएगा HCl और दूसरा होता है म्यूकस, क्लियर है। एक हो जाएगा HCl और दूसरा हो जाएगा म्यूकस। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है, जब एक्सेस अमाउंट पे HCl सीक्रेट होता है, जब HCl का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो पहले ये समझो, ये जो म्यूकस सीक्रेट हुआ है, म्यूकस सीक्रेट होने का काम, मतलब म्यूकस का यहाँ पे काम क्या होता है अगर ये बोला जाए, तो जैसे यहाँ पे HCl सीक्रेट होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से कभी कभार देखना, जब खट्टे डकार आते हैं या एसिडिटी होता है, तो पूरा यहाँ से लेकर के पूरा जो सीना रहता है पूरा जलना चालू हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इस वजह से ये जो HCl रहता है बहुत ज्यादा क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसको ये स्टमक के वॉल को डैमेज ना कर पाए, स्टमक के वॉल को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टमक का जो वॉल होता है ये म्यूकस रिलीज करेगा, म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस जो रहता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे मान करके चलो कि इसके पूरे वॉल में ऐसे म्यूकस से पूरा का पूरा चिपका हुआ रहेगा, इसके पूरे के पूरे स्टमक के वॉल में म्यूकस चिपका हुआ रहेगा, तो ये HCl जो है ये इसको क्रॉस करके वॉल को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये म्यूकस के पास पहुंचता है तो म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिस वजह से HCl जो है ये वॉल तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, और स्टमक का वॉल जो है ये डैमेज होने से बच जाता है। तो म्यूकस का काम होता है प्रिवेंशन ऑफ स्टमक वॉल फ्रॉम HCl, HCl से स्टमक के वॉल को प्रिवेंट करना ही इसका मेन फंक्शन होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अगर बॉडी में, अगर हम लोग का जो स्टमक है, क्लैरिटी है, ठीक, क्लियर दिख रहा है। अगर स्टमक में HCl एक्सेस अमाउंट पे अगर सीक्रेट होता है, अगर ज्यादा अमाउंट पे अगर HCl रिलीज होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि म्यूकस जो है ये इसको वॉल को प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा। क्लियर हो गया। अगर HCl का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो म्यूकस स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, और स्टमक वॉल को HCl जो है ये डैमेज कर देता है। तो इसमें एक चीज लिख लेना, ये एक नोट डाउन करके लिख लो, नोट करके लिखना है स्टमक में ही, नोट, when there is excess secretion of HCl, when there is excess secretion of HCl, it causes
इट कॉजेज, ऐसे लिखो, इट डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक, द वॉल ऑफ स्टमक, और ये स्टमक के वॉल को पूरा का पूरा छील देता है, समझ में आया, उसमें पूरा का पूरा ये छील देता है, जिस वजह से वहां पे एक बीमारी होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक, कॉज अ डिजीज, cause a disease called peptic ulcer, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जब हो जाता है तो ये जो स्टमक का वॉल रहेगा ये कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है, कंप्लीटली एक्सपोज होने की वजह से इसमें एक बैक्टीरिया आकर के रहना चालू कर देता है और बहुत ज्यादा वो स्टमक में पेन क्रिएट करता है, समझ में आया, हालांकि वो बैक्टीरिया वगैरह तुम्हारा याद करने का अभी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नाम सुन लो, बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियम पायलोरी, ठीक है, बैक्टीरियम पायलोरी उस बैक्टीरिया का नाम होता है जो कि जब अल्सर होता है, अल्सर मतलब कि जब स्टमक का वॉल अगर छिल जाता है तो उस केस में स्टमक का वॉल जो रहेगा वो एक्सपोज हो जाएगा, जिस वजह से जो बैक्टीरिया बताया था बैक्टीरियम पायलोरी वो जाकर के यहाँ पे रहना चालू करता है और बहुत ज्यादा पेन ये कॉज करता है, तो स्टमक में बहुत ज्यादा हैवी पेन होना चालू हो जाता है, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्सर, ये नोट डाउन करके लिख लो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक, कि अल्सर किस वजह से होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अल्सर, तो ड्यू टू एक्सेस सिक्रेशन ऑफ HCl, स्टमक वॉल जो रहता है, स्टमक वॉल गेट डैमेज्ड, इट कॉज डिजीज कॉल्ड स्टमक, सॉरी, पेप्टिक अल्सर, लिखो इतना जल्दी फटाफट, पेप्टिक अल्सर, हो गया, चलो बोर्ड भी क्लियर है, जल्दी करो जल्दी, कंप्लीट, गुड, चलो देखो आप आगे, अब स्टमक के पास जैसे ही फूड हम लोग का आया हुआ था, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स आ गए, पेप्सिनोजेन, इसको प्लस HCl, ये HCl पेप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को HCl किसमें कन्वर्ट करेगा, इसको ये कन्वर्ट करेगा रेनिन में, देखो यहाँ पे जो रेनिन हम लोग लिखे हुए हैं इसका स्पेलिंग RENNIN है, मतलब डबल एन लगा हुआ है बीच में, जब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें जब हम लोग किडनी देखेंगे, किडनी में फिर एक और रेनिन हम लोग वहां पे पढ़ने वाले हैं, वहां पे भी एक हार्मोन यूज होता है, उसका नाम भी रेनिन होता है, बट उसका नाम जो रहेगा RENIN, सिंगल एन वहां पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो स्पेलिंग भी एंजाइम को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, RENNIN जो रहेगा ये स्टमक में रिलीज होने वाला रेनिन है, और RENIN जो रहता है ये किडनी में रिलीज होने वाला रेनिन होता है, तो ये प्रोरेनिन किसमें चेंज हो जाएगा, रेनिन में, और पेप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पेप्सिन में, पेप्सिन का काम क्या होता है बोलना चाहिए, प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में ब्रेक डाउन करेगा, और प्रोरेनिन जो रहता है, सॉरी, और हाँ, और प्रोरेनिन जो रहता है, ये रेनिन जो बनने वाला है, रेनिन पैरा कैसिन को कैसिन में चेंज करने वाला है, समझ में आ गया, तो ये मिल्क वाले सब्सटेंस में ये प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद ये सब तो देख लिए थे, अब समझो, इसके बाद जो फूड मटेरियल में ये सारे के सारे एंजाइम्स मिक्सअप होने के बाद फूड को ये आधा कम से कम में डाइजेस्ट कर देता है, तो जो लास्ट में यहाँ पे जो फूड रहता है, यहाँ पे जो फूड मटेरियल रहेगा, इसको हम लोग ये मान करके चलो यहाँ का ये फूड मटेरियल हो गया, इस फूड मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड, इसका स्पेसिफिक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइम, CHYME, काइम, काइम, काइम सेमी डाइजेस्टेड फूड रहता है, CHYME, काइम, काइम सेमी डाइजेस्टेड फूड रहता है जो कि स्टमक से निकलता है, इसका नेचर कैसा होता है, क्योंकि इसमें एसिड मिला हुआ है, HCl मिला हुआ है, तो इसका नेचर होता है एसिडिक, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, क्लियर, काइम, CHYME, काइम, काइम, काइम सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि स्टमक में बनता है, स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड आगे जो बढ़ता है इसी को हम लोग काइम बोलते हैं, स्टमक से निकल करके ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर करने वाला है, ठीक, मीडियम कैसा फूड का बोलने से इसका मीडियम हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक मीडियम का फूड है, सॉरी एसिडिक मीडियम का अभी ये प्रोडक्ट है, काइम जो है ये कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होगा, इतने में कोई डाउट होना नहीं होना चाहिए, और इतने में कोई डाउट है किसी का तो जल्दी क्लियर करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे,
कुछ डाउट है तो जल्दी पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े यहाँ से, क्योंकि स्टमक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब स्टमक के बाद हम लोग अगला उतरेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ठीक, क्लियर। चलो, तो चलो इसमें अगर किसी का डाउट नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग अब यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन। लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाने, स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्स लेंथ इसका, अप्रोक्स लेंथ जो रहता है, ये मान करके चलो 6 मीटर के अराउंड रहता है। जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये 6 मीटर के अराउंड इसका पूरा टोटल लेंथ रहने वाला है, ठीक है। 6 मीटर के आसपास का इसका लेंथ तुमको मिल जाएगा। साथ ही साथ अब देखो ध्यान से, जैसे ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्टमक। स्टमक से जो पहले इसके पार्ट्स याद कर लो, स्टमक से जो पहले आया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, देखो इसको थोड़ा सा फैला करके बनाना ताकि लेबलिंग करने में तुमको आसानी पड़े। सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, DOUDANUM, ड्यूडेनम। उसके बाद सेकंड मिडिल पार्ट को इसका बोला जाता है जेज्यूनम। और लास्ट पार्ट जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। लास्ट पार्ट को इसमें बोला जाएगा इलियम। तो ड्यूडेनम हो गया, जेज्यूनम हो गया और इलियम हो गया। टोटल ये 3 पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन बटा हुआ रहता है, ठीक है। पहले इसके कुछ डायग्राम्स देखते हैं और फिर इसको यहां से फिर कंटिन्यू करेंगे। देखो ध्यान से, देखो ये वाले डायग्राम में स्टमक के बाद जो ये पार्ट निकाल करके लाया हुआ है, ये जो यू शेप में तुमको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये इनिशियल पार्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। ये पार्ट जो है इसको बोलेंगे हम लोग ड्यूडेनम। क्लियर है इमेज? ठीक, क्लियर है। इसको बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम देख लो, ये आगे ध्यान से, ये देखो यहां से ये आया हुआ है, ये पार्ट इतना, ये हो जाएगा ड्यूडेनम। इसको बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आगे देखो। अब इसके बाद ड्यूडेनम के साथ साथ इसमें कुछ चीजें और भी याद रखना है। देखो क्या क्या। सबसे पहला, एक सेकंड पीछे से लेकर के आते हैं, नहीं आगे में ये डायग्राम, वेट, एक सेकंड वेट करना। हाँ, ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, एक सेकंड। ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, इसमें तुमको जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहां से, ये साइड में, ये ऊपर में इसका स्टमक है। वेट, मेरे को थोड़ा सा इसमें ड्रॉ ही कर लेने दो। वेट वेट वेट, मेरे को इसमें ड्रॉ ही कर लेने दो, तब दिखेगा। देखो यहां से ये ऊपर में, यहां से ये आ जाएगा स्टमक। ये आ गया स्टमक, दिख रहा है? हाँ विजिबल है, ठीक। तो ये हो जाएगा स्टमक। स्टमक आकर के जुड़ा हुआ है यहाँ से, ये पैलो, सॉरी ये हो जाएगा ड्यूडेनम से। स्टमक के जस्ट नीचे में ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये हो जाएगा पेनक्रियाज। ये हो जाएगा पेनक्रियाज। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। लिखते चलते हैं, लेबलिंग करते चलते हैं। ये हो जाएगा पेनक्रियाज, ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर, और यहां पे इसका है ये ऐसे करके, ये हो जाएगा किडनी, सॉरी लीवर। यहां से आ जाएगा इसका ये लीवर। विजिबल है? एक सेकंड रुको। हाँ विजिबल दिख तो रहा है, ठीक है दिख रहा है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा लीवर, लीवर के नीचे में यहाँ पे आ जाएगा ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के नीचे नीचे में यहाँ ये साइड में आ जाएगा स्टमक, स्टमक के नीचे में यहाँ पे आ जाएगा पेनक्रियाज। क्लियर हो गया इतना? ये सब चीज ये इसका अरेंजमेंट समझ में आ गया। यहाँ पे पेनक्रियाज, यहाँ पे है लीवर, यहाँ पे हो जाएगा गॉल ब्लैडर, ऊपर में लीवर, नीचे में गॉल ब्लैडर, यहाँ से पेनक्रियाज, और इधर से आया हुआ है स्टमक। स्टमक का स्टमक ध्यान समझो, स्टमक का पॉइंट इधर से आने वाला ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का भी पाइप जो देखो ये ग्रीन कलर में यहाँ करके यहीं पे आया हुआ है ये, और साथ ही साथ ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का ये येलो कलर का पाइप भी देखो ये यहीं पे आकर के जुड़ा हुआ है। तो ये पाइप हो गया एक गॉल ब्लैडर का पाइप हो गया, मतलब ट्रैक जिसको बोल रहे हैं पाइप, और यहां से आ जाएगा ये स्टमक। ये तीनों ही आपस में आकर के मिलते हैं ड्यूडेनम के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वो पार्ट होता है या वो जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं, सॉरी कौन कौन से पार्ट्स मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला हो जाएगा स्टमक, दूसरा हो जाएगा गॉल ब्लैडर, और तीसरा हो जाएगा इसमें से पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्लियर हो गया? तीन पार्ट्स यहां आकर के मिलने वाले हैं, एक हो जाएगा स्टमक, एक हो जाएगा गॉल ब्लैडर, और दूसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा यहाँ से पेनक्रियाज। अब ध्यान से यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो फूड आया हुआ है इस फूड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? काइन। एक सेकंड, इसमें कलर विजिबल ही नहीं हो रहा है, वेट वेट थोड़ा सा वेट करो, कलर इसमें विजिबल ही नहीं हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो फूड था, यहाँ पे जो फूड था इसको बोल रहे थे काइन। हाँ ये कलर विजिबल है। तो यहाँ पे जो फूड था इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? काइन। काइन का जो नेचर था ये कैसे था? एसिडिक, ये एसिडिक नेचर का है। ठीक, पेनक्रियास से सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस, लिखते चलो, यहां से क्या सीक्रेट होगा? पेनक्रियाटिक जूस। अब देखो ध्यान से, पेनक्रियाटिक जूस जो रहता है इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। इसको याद करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक होता है LAT, LAT। यहां से तीन एंजाइम्स का नाम तुमको याद रखना है। क्या क्या हो जाएगा? LAT, LAT। L से होता है लाइपेज, L से होता है लाइपेज। A से हो जाएगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये हो जाएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। याद रखना, माउथ पे हम लोगों का सलाइवा में भी सीक्रेट हुआ था अमाइलेज, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, और यहां से पेनक्रियास से सीक्रेट होने वाला ये अमाइलेज है, तो इसको बोला जाएगा सलाइव पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और टी से होता है ट्रिप्सिन, टी से होता है ट्रिप्सिन। तीन एंजाइम्स तुमको याद रखने के, LAT, L से हो जाएगा लाइपेज, A से हो जाएगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और T से हो जाएगा ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। याद हो गया? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, तीन नाम, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। कहां से सीक्रेट हुआ है बोलने से? पेनक्रियास से सीक्रेट हुआ है। पेनक्रियाटिक जूस के ये क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं, यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के। क्लियर हो गया? तो तीन तुमको याद रखना है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीन नाम तुमको यहाँ पे याद रखने हैं। पेनक्रियास से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूस में ये तीनों ही एंजाइम्स कंटेंट होते हैं। अब समझो ध्यान से जो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला तो स्टमक में फूड पहुंचने के बाद उसका नेचर जो था ये हो गया एसिडिक। अब ध्यान से समझो, पेनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करता है ये एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करते हैं। आ रहा समझ में? पेनक्रियास जो एंजाइम सीक्रेट करता है ये एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करते, और काइन जो यहां से निकल करके आया हुआ उसका मीडियम कैसा है? एसिडिक है। इसका मतलब पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग को प्रॉपरली काम करवाने के लिए, इसके फंक्शंस को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, ये जो एसिडिक मीडियम का फूड है काइन जो है, इसके एसिडिक नेचर को हमको चेंज करना पड़ेगा। एसिडिक नेचर जब तक हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे पेनक्रियाटिक जूस प्रॉपरली फंक्शन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में पेनक्रियाटिक जूस कभी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। याद होगा इतना? एसिडिक मीडियम में पेनक्रियाटिक जूस प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, इस वजह से हमको काइन का जो एसिडिक नेचर है उसको चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हो गया लीवर। लीवर जो है ये फॉर्म बाइल जूस, फॉर्म्स बाइल, ये बाइल जूस फॉर्म करता है। और गॉल ब्लैडर जो है ये स्टोर्ड एंड सीक्रेट्स, स्टोर्स एंड सीक्रेट्स बाइल। तो बाइल जो उसको फॉर्म करवाने का जो काम होता है वो होता है लीवर का।
लीवर बाइल जूस फॉर्म करवाएगा, लीवर फॉर्म्स बाइल जूस। बाइल जूस फॉर्म होने के बाद ये उसको स्टोर करके रखता है, उसी के जस्ट नीचे में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये उसी बाइल जूस को स्टोर करके रखेगा, जब भी उसका रिक्वायरमेंट होता है गॉल ब्लैडर से ही बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मेशन होगा लीवर के पास और रिलीज या सिक्रेशन होता है गॉल ब्लैडर से। स्टोरेज कहां पे होता है बोलने से गॉल ब्लैडर से। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन का काम करता है बाइल जूस का लीवर। लीवर बाइल जूस जैसे ही फॉर्म कर लिया उसको स्टोर करवाने के लिए वो भेज देगा गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करके रखेगा और जब भी उसका रिक्वायरमेंट होता है उसको वो सीक्रेट करने का काम करने वाला है। कितना क्लियर हो गया? कितने में कोई डाउट? इतने को एक बार मेमोराइज करो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें से। चलो क्लियर है, गुड। तो बाइल जूस जैसे यहां से, अब बाइल जूस जैसे बाइल जूस जो रहता है, ये बाइल का जो नेचर होता है बाइल का, इसका नेचर होता है बेसिक। अब एसिडिक काइम आ रहा है ड्यूडेनम के पास, यहां से बाइल जूस आएगा। बाइल जूस जैसे काइम से मिलता है, मतलब एसिड और बेस में रिएक्ट होता है और बाइल जो रहता है वो काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो बाइल जूस क्या करता है? काइम के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम करने वाला है। जैसे ही यहां से ये काइम जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब पेनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले जो पेनक्रियाटिक जूस के जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये अब अपना काम वहां पे करना चालू करेंगे। ठीक, देखो क्लियर हो गया इतना? अब इसको हम लोग लिखना चालू करते हैं मेन अपने बोर्ड पे। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, पार्ट नंबर ए, पहला पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं? ड्यूडेनम। इसमें लिखना इट इज अ कॉमन रीजन फॉर स्टमक, फॉर ऐसे लिखो, फॉर एग्जिट ऑफ स्टमक गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, एंड पेनक्रियाज। ठीक, अब बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं लिखा रहा हूं, इसको तुम लोग को अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो बकायदा उसमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा तुमको कि काइन जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग काइन बोल रहे हैं। काइन का जो नेचर रहता है एसिडिक होता है। पेनक्रियाटिक जूस प्रॉपरली एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से फूड को न्यूट्रलाइज करने का रिक्वायरमेंट आएगा और इस वजह से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। चलो लिख ही लेते हैं, चलो तो लिखते चलो फटाफट। ड्यूडेनम, it is the common region for exit of stomach, gallbladder and pancreas where chyme reaches। क्या हो जाएगा फिर आगे लिखना, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ chyme, due to acidic nature of chyme, pancreatic juice cannot function properly। pancreatic juice cannot function properly, so there is a need of न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम, काइम का न्यूट्रलाइजेशन कराने का यहां पे रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आया? तो डू दिस प्रोसेस गॉल ब्लैडर रिलीजेस gallbladder releases bile juice which is
बेसिक इन नेचर, एंड न्यूट्रलाइज काइम। इतना इसमें लिखना है तुमको, ठीक है। अब ये क्या कर दिया, काइम को न्यूट्रलाइज कर दिया। काइम जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले जो डिफरेंट एंजाइम्स है वो वो अपना काम अब यहाँ पे करना चालू करेंगे। अब अगले वाले, एक सेकंड, हाँ, अब अगले वाले पेज में देखो, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे। काइम जो रहता है, काइम क्या क्या चीजें कंटेन कर रहा है बोलने से देखो ध्यान से। सबसे पहला तो माउथ में जब हम लोग उसको बार बार च्यू किए हुए थे फूड को, तब के केस में सलाइवा उसमें मिक्स हुआ था, और सलाइवा से निकलने वाला जो एमाइलेज था, सलाइवरी एमाइलेज, वो सारे के सारे स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया, सारे के सारे स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। बचे कुछ जो स्टार्च रहते हैं वो पहुंचते हैं काइम के फॉर्म में स्टमक में। एक सेकंड ना, चलो, तो काइम में और क्या क्या रहता है बोलने से, एक तो स्टार्च वहां पे प्रेजेंट होगा, सारे के सारे स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, पहला आ जाएगा यहाँ पे स्टार्च। सेकंड नंबर, याद करो जब हम लोग स्टमक पड़े हुए थे तो स्टमक में जो पेप्सिन रिलीज हुआ था वो प्रोटीन को ब्रेकडाउन किया हुआ था। तो इसमें प्रोटीन तो सारे के सारे प्रोटीन तो ब्रेकडाउन वहां पे भी नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सेकंड चीज क्या रहेगा, एक तो प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन रहने वाला है, साथ में पेप्टोन्स और साथ में प्रोटियोज जो कि ब्रेकडाउन हुआ था स्टमक में। क्लियर, इसके बाद पेप्टोन्स हो गया, प्रोटियोज हो गया, और साथ ही साथ इसमें हमारा बचा हुआ रहता है फैट। ये एक चीज याद रखना है, फैट। क्लियर हो गया, तो तीन कंपोनेंट्स तुमको काइम में देखने के लिए मिलने वाला है। तीन कंपोनेंट्स फूड के, तीन कंपोनेंट्स काइम में प्रेजेंट होता है। एक हो जाएगा स्टार्च, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ पेप्टोन्स, और पेप्टोन्स के साथ साथ प्रोटियोज। प्रोटीन को पेप्टाइड ब्रेकडाउन किया हुआ था स्टमक में, प्रोटीन को ब्रेकडाउन किया हुआ था पेप्टोन्स और प्रोटियोज में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि स्टार्च जब ब्रेकडाउन किया हुआ था मॉल्टोज और डेक्स्ट्रिक्स, और यहाँ पे ये प्रोटीन इसको ब्रेकडाउन किया, तो इसमें हम लोग मॉल्टोज को क्यों नहीं लिखे हुए हैं? तो मॉल्टोज जो रहता है वो सिंपल फॉर्म होता है। मॉल्टोज क्या होगा, वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, तो वो और फर्दर डिवाइड नहीं होता, वो सीधा का सीधा एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ब्रेकडाउन किया जाता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, और उसको फिर सीधा का सीधा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग और मॉल्टोज को नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो है ये फर्दर फिर से ब्रेक डाउन होते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग साथ में लिखे हुए हैं। क्लियर, और साथ में आ जाएगा ये फैट। अब देखो, तीन डिफरेंट टाइप के हम लोग एंजाइम्स लिखे हुए थे। स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, एमाइलेज। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा ट्रिप्सिन, और फैट को यहां पे ब्रेक डाउन करने के लिए आ जाएगा लाइपेज। ठीक है, तो देखो स्टार्च ब्रेक डाउन होकर के फाइनली किसमें कन्वर्ट होने वाला है, ग्लूकोज। प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, ये तीनों ही ट्रिप्सिन इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स। ठीक, और लाइपेज जो है ये फैट को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में भी चेंज करता है, वो तुम्हारे लिखने का कोई काम नहीं है उसमें। ये तीनों को लिखो फटाफट। एक हो जाएगा स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा एमाइलेज, उसके बाद फैट का ब्रेकडाउन करने वाला लाइपेज, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला है ट्रिप्सिन। स्टार्च ब्रेकडाउन होकर के बनाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर बनाएगा पेप्टाइड्स, और फैट ब्रेकडाउन होकर के बनाने वाला है फैटी एसिड, फैटी एसिड। हो गया इतना, चलो अब आगे बढ़े यहां से। तो ये तीन ब्रेकडाउन, तीन कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट, जिसको कि हम लोग बोल रहे थे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ये तीन कंपोनेंट्स के ब्रेकडाउन होंगे। तीन कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होने के बाद अब ये जो फूड है ये अब आगे बढ़ना चालू करेगा, और मेनली जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो लगभग यहाँ पे खत्म, पूरा कंप्लीट नहीं होता, लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मेनली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है, यहां से फिर
यहां से फिर ड्यूडेनम, एक सेकंड ना, कहां पे थे ये, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद फिर ये आगे बढ़ने वाला है, जेजुनम में जाएगा, जेजुनम के बाद फिर आगे जाएगा इलियम में। फाइनल इसका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है कहां पे बोलने से, इलियम में। ठीक है, इलियम तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में नाम नहीं दिया हुआ है, तो अगर तुमको डाइजेशन का प्रोसेस कहां कंप्लीट होता है ये अगर क्वेश्चन आया तो तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर होल डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। क्लियर है? अब देखो आगे, उसके बाद ड्यूडेनम के बाद, इसके बाद आ जाएगा जेजुनम, और इसके बाद आ जाएगा इलियम। देखो इनके फंक्शंस या इनमें जो जो चीज एब्जॉर्ब होता है वो सब चीजों के बारे में, यहाँ पे क्या क्या काम होता है उसके बारे में हमको कोई जानना नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ से ड्यूडेनम के बाद जब फूड आगे बढ़ता है तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और फूड जो है ये मैक्सिमम फूड जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जब मैक्सिमम फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद ही हमारा बॉडी उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। अगला पेज निकालें, आगे इसमें लिखना इन स्मॉल इंटेस्टाइन a finger like projections present called विलाई। विलाई, अब देखो ध्यान से विलाई का स्ट्रक्चर, एक सिंगल विलाई में बना रहा हूं, ये हो जाएगा सिंगल विलाई, एक सिंगल विलाई। अब देखो ध्यान से, ये सिंगल विलाई के इनसाइड में यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स आएंगे। देखो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आते हैं और ब्लड वेसल्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये हो जाएगा वेन के लिए, और ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये हो जाएगा आर्टरी के लिए। छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। अगला ट्रांसपोर्टेशन में इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसको बोलते हैं वैनलेट, छोटे छोटे वेन्स होते हैं, इसको बोलते हैं वैनलेट। और ये छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं, इनको बोला जाता है आर्ट्रियोल्स। ठीक है, इनको बोला जाएगा आर्ट्रियोल्स और इनको बोला जाएगा वैनलेट। इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। और ये दोनों जहां पे मिलते हैं, मिलने वाले इनके जंक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोला जाता है, बोलने से इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज वो जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। जहां पे भी सब्सटेंसेस एक्सचेंज किए जाएंगे वहां पे कैपिलरी प्रेजेंट होगा ही होगा। कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होते हैं, सब्सटेंसेस ब्लड वेसल से बाहर निकलेंगे और ब्लड वेसल में एंटर करने वाले हैं। तो ब्लड कैपिलरीज जो रहता है, इनका मेन फंक्शन होता है चीजों को, सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तो हो गया विलाई। विलाई के ऊपर में यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रेजेंस होंगे, ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रेजेंस होते हैं। जब भी फूड मटेरियल यहाँ पे आया, मान लो ये आ गया, आने के बाद ये विलाई को क्या करता है, आने के बाद विलाई इस फूड मटेरियल को विलाई इस फूड मटेरियल को ऐसे इंटेक कर लिया। अंदर लेने के बाद इस फूड मटेरियल को ये किसमें मिला देगा, ब्लड वेसल में मिला देगा। ब्लड वेसल में मिलने के बाद अब ये बॉडी में, ये ब्लड वेसल क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। फूड मटेरियल भी इसके साथ मिल चुका है। अब इस फूड मटेरियल को भी अपने साथ लेकर के पूरे के पूरे बॉडी में ये क्या करवाएगा, सर्कुलेशन करवाएगा। जो यहाँ से एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस था इसको हम लोग बोले थे एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से ये ब्लड वेसल्स जो है इसको पूरे के पूरे बॉडी में उसको एसिमिलेट करवाएगा, मतलब फैलाने का काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे तुम्हारा एसिमिलेशन हो गया। क्लियर है इतना? ये हो जाएंगे तुम्हारे टोटल 4 प्रोसेसेस। इंजेक्शन देख लिए थे, उसके बाद डाइजेशन देख लिए, डाइजेशन के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन के बाद अब उसको पूरे के पूरे बॉडी में फैलाया जा रहा है, मतलब उसको एसिमिलेट किया जा रहा है। एसिमिलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से जितना लिखना है जल्दी लिखो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट।
2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी जो भी लिखना है लिख लो। ठीक है, रिटर्न, गुड गुड गुड। हाँ हाँ हो गया, ठीक ठीक, गुड। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन अब ध्यान से समझो। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फूड बनने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद, ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है अलोंग विथ वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब बाहर जाएगा फूड तो क्या होता है, सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा अलोंग विथ वाटर। एक सेकंड, पहले कुछ लिख लेते हैं उधर ही, देखो ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला पार्ट, मैं यहाँ पे नंबरिंग मेरे को याद नहीं है, नंबरिंग देख लेना। लार्ज इंटेस्टाइन लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो मटेरियल एंटर करेगा, मटेरियल which enters into large intestine is known as काइल। ये बस याद रखना है तुमको। स्टमक के पास जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था उसको हम लोग बोल रहे थे काइल, CHYME। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड बाहर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं काइल, CHYLE। काइल में क्या क्या होता है बोलने से, इसमें ऐसे फ्लो डायग्राम बना करके लिख लो। काइल क्या क्या कंटेन करता है बोलने से, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन करेगा प्लस वाटर कंटेन करेगा। काइल में वेस्ट प्रोडक्ट साथ ही साथ वाटर होता है, जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको हमारे बॉडी से हम लोगों को इजेक्ट करने का जरूरत है, इसको बाहर निकालना है। और साथ में ये जो वाटर दिख रहा है, ये हमारे बॉडी का यूजफुल सब्सटेंस होता है, ये हमारे बॉडी में यूजफुल सब्सटेंस होता है, हमारे बॉडी में काम आने वाला ये चीज है। तो वाटर को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, वाटर को फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं और फिर वापस आएंगे यहाँ पे। देखो ये सब तो हो गया, ये भी हो गया पूरा। ये होता है देखो स्ट्रक्चर, ध्यान से। ये हो जाएगा स्टमक, स्टमक के बाद यहां से स्टार्ट हो गया ये क्या बोलना चाहिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से आ गया ये ड्यूडेनम वाला पार्ट। ड्यूडेनम के बाद छोटा सा बनाया हुआ है, ज्यादा बहुत लेंथी नहीं बनाया, यहाँ पे ढंग से क्लैरिटी आए इसी वजह से इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटा सा बनाया है। एक्चुअली में इसका जो लेंथ रहता है ये अप्रोक्सीमेट 6 मीटर का रहता है, तो अच्छा खासा ही लेंथ हो जाएगा, समझ लो। मतलब कि ये इतना जो लेंथ रहता है ये तुम्हारा ये बोर्ड 1 मीटर के लगभग का होगा, थोड़ा मोड़ा ज्यादा हो, नहीं बोर्ड तो 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, इसका इतना इतना थ्री टाइम्स इसका मान करके चलो, इतना बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो ये हो गया ड्यूडेनम, ये हो जाएगा जेजुनम और ये हो जाएगा इलियम वाला पार्ट। इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग को पहुंचना है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहले ध्यान से पहले समझो, देखो ये वाला डायग्राम में पहले देखो, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। जहां पे ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के मिलता है, ये एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक मतलब एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, ये समझ में आया। ये थैले जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोला जाएगा सीकम, इसको बोलते हैं सीकम, CECUM, सीकम। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा पूंछ टाइप का निकला हुआ रहता है, एकदम छोटा सा पूंछ टाइप का निकला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये दो चीजें तुमको यहाँ पे याद रखना है। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है उस वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग सीकम। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी के नीचे में एक छोटा सा
एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पहले इसका जब जब जो ह्यूमन जब इनिशियली नए नए जब आए हुए थे, तो वो लोग क्या करते थे, पहले के लोग तो ऐसे जंगल झाड़ी में रहते थे, वो लोग पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते घास फूस वगैरह खा करके जिंदा रहते थे। तो घास फूस या फिर कच्चे जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, इनमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा अमाउंट पे होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है, अगर कच्चे पत्ते खाएंगे उसमें सेल्यूलोज भी बॉडी के इनसाइड में जाने वाला है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है ये काम आता था पहले। अब इसका काम नहीं है। जब ये अपेंडिक्स बढ़ जाता है या अपेंडिक्स का साइज जब इंक्रीज हो जाता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया जाता है और अपेंडिक्स को काट करके क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो खाना पीना खाते हैं अब, वो घर में उसको बकायदा पका करके खाते हैं, और पकाने से जो भी क्या बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उनके सेल्यूलोज जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सेल्यूलोज जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट, जिसको कि हमारा बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल फॉर्म में पहले तोड़ना रहता है, तो सिंपल फॉर्म में उसको हम लोग घर ही में आग में जला करके उसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं, और फिर जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में हमारे आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। पहले नहीं होता था, तो पहले के लोगों में ये अपेंडिक्स मिलता था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को जाना है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, देखो लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो जाएगा ये ऊपर चढ़ने वाला, दूसरा पार्ट हो जाएगा ये सीधा जाने वाला, तीसरा पार्ट हो जाएगा नीचे आने वाला, और चौथा पार्ट जो ये अंदर जा रहा है, अंदर अंदर जो घुसा हुआ है, ये हो जाएगा चौथा पार्ट। 4 अलग अलग इसमें से पार्ट होंगे, और चारों ही पार्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोलॉन्स बोलते हैं, COLON, कोलॉन्स बोलेंगे इसको। इसको क्या बोला जाता है, कोलॉन्स। वेट, इसको मेरे को लिखने तो यहीं पे, देखो ये ऊपर चढ़ने वाला, ऊपर जो जाता है, ऊपर जाने वाले को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग, ऊपर जाने वाले को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। कौन सा है बोलने से, यहां से लेकर के यहां तक, जो नीचे से पूरा ऊपर गया हुआ है, ठीक। ये जो पार्ट दिख रहा है तुमको, जो ऐसे ट्रांसवर्स गया हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। विजिबल है, हाँ विजिबल है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। एक सेकंड, थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ा दे रहा हूं मैं पेन का, तो अच्छे से दिखेगा फिर। देखो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कोलॉन, ये नीचे उतरने वाला ये पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग कोलॉन। ऊपर चढ़ने वाले को असेंडिंग कोलॉन, साइड से निकलने वाले को ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे आने वाले को डिसेंडिंग कोलॉन। और ये जो दिख रहा है ये पार्ट जो है ये अंदर अंदर घुसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है, ये समझ में आ रहा है, अंदर के साइड है, इनसाइड गया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन, बस इतना ही तुमको याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। और यहाँ पे ये नीचे में ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोला जाएगा एनस। चलो पार्ट का नाम याद करते हैं। असेंडिंग कोलॉन सबसे पहला आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सीकम। सीकम के नीचे में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सीकम, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। सीकम हो गया, उसके बाद वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, उसके बाद ऊपर जो जाता हुआ कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। ट्रांसवर्सली जो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन। नीचे डाउनवर्ड आने वाले कोलॉन को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। और इनसाइड अंदर की तरफ जाने वाला जो कोलॉन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। सिग्मोइड के बाद एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आगे फिर देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टम। और रेक्टम के बाद एक ओपनिंग रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनस। रेक्टम के बाद की ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे एनस। एनस, यहां तक समझ में आ गया, पार्ट याद हो गया। एक बार इसका डायग्राम और देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग अपने से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसके पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं। देखो इसमें कलर में दिखा दिया गया है, दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलो रेड कलर में जो पोर्शन दिखाया गया है वो है असेंडिंग कोलॉन। उसके बाद येलो कलर, ये जो रेड, ये जो है ये रेड कलर में, ये रेड कलर में दिख रहा है। उसके बाद ये येलो कलर में दिख रहा है, ये हो जाएगा
तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलॉन। ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये हो जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये इनसाइड की तरफ गया है, अंदर की तरफ गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन, 4 डिफरेंट कोलॉन्स तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, ठीक, चलो इसके बाद डायग्राम्स में और कुछ बचा है तो देख लेने, तो फिर बनाना चालू करेंगे सीधा। चलो इसमें और क्लैरिटी के साथ तुमको दिखेगा। ये हो जाएगा सिग्मोइड कोलॉन, अंदर जाने वाला। ये हो जाएगा पूरा का पूरा पाउच, पाउच इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम, और यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एनस। डायग्राम से हो गया कंप्लीट। अब इसके बारे में डिटेलिंग करना यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ड्राइंग बनाएंगे। यहां से इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग कोलॉन, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, इसको बोला जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, इसको बोलेंगे छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअल में ये 3D में ये इनसाइड जाता है, अंदर की तरफ जाता है, लेकिन बना नहीं सकते तो इसको ऐसे ही बना दिया जाएगा, इसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलॉन। ये हो जाएगा रेक्टम और ये हो जाएगा एनस। यहाँ पे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिकम, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा नीचे में इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्प्शन लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितने भी वेस्ट मटेरियल के साथ में वाटर बचा हुआ रहता है, सारे वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद उसको पास होने में क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड फंक्शन हो रहता है, ये हो जाएगा पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड फंक्शन इसका हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो रहता है वो एक तरीके से स्लिपरी सब्सटेंस होता है, समझ में आ रहा है? एक तरीके से स्लिपरी सब्सटेंस होता है। जब इसको वेस्ट प्रोडक्ट में मिला दिया जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट में मिलने के बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या बना देगा? स्लिपरी बना देता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा वो आसानी से लार्ज इंटेस्टाइन को क्रॉस करते हुए या इसको पास करते हुए आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ म्यूकस विथ वेस्ट प्रोडक्ट। फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है ये स्टोर होकर के रहने वाला है। एक से फाइनली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये स्टोर होकर के रहने वाला है, कहां पे बोलने से? रेक्टम में। रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन रेक्टम। और जब भी एक्सेस अमाउंट पे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है रेक्टम में, उसके बाद इसको एक्सक्रीट करने का नीड होता है, और तब जाकर के हम लोग इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया? और इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इजेशन। इजेशन, एक्सक्रीशन नहीं, इजेशन, ये इजेशन है। क्लियर? हम लोग देखेंगे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के टोटल 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्सक्रीशन और दूसरा होता है इजेशन। इजेशन हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डाइजेशन के थ्रू हुए सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। डाइजेशन के थ्रू प्रोड्यूस हुए सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। इजेशन, क्लियर? उसके बाद बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि कुछ चीजें सिंथेसाइज होंगे, कुछ चीजें ब्रेक डाउन होंगे, तो इनके थ्रू, इसके वजह से भी हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हमारे बॉडी में बनेगा अमोनिया,
यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इनको जो हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। और डाइजेशन के थ्रू बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोला जाएगा इजेशन। इजेशन, इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग चीजें होती है। क्लियर? एक बार रिवाइज करो जल्दी, फिर एक बार तुरंत रिवाइज करवाते हैं, फिर डाइजेशन हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट, आज का सेशन किया जाएगा एंड। एक बार दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश करो, फिर मैं पूरा डाइजेशन एक बार रिवाइज करवाऊंगा सारे के सारे। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करो। और क्लियर हो गया तो जल्दी कमेंट पे लिखो क्लियर हो गया करके, ताकि आगे बढ़े। टाइम वेस्ट करने के लिए अपने पास टाइम ही नहीं है ज्यादा। कमेंट पे जल्दी लिखो क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया करके, अदरवाइज अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो डाउट का नाम लिखो उसमें। क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। चलो, तो जब सबका क्लियर हो गया है, एक बार देखो ध्यान से पूरा अब तक जहां तक पढ़े हुए थे, एक बार सारा कुछ मैं रिकॉल करवा देता हूं। एकदम ध्यान से सुनो, 10 मिनट का टाइम लगेगा। ध्यान से सुनो, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के, सारा कुछ बंद कर दो, कॉपी वॉपी कॉपी पेन सब बंद कर दो, और ध्यान लगा करके पूरा प्रॉपरली फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनो। एक बार में पूरा रिवीजन करवाते हैं। देखो ध्यान से, चैप्टर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था तो हम लोगों ने मूवमेंट और लोकोमोशन से स्टार्ट किया हुआ था। मूवमेंट हम लोग उसको बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट बिना प्लेस चेंज किए अपने प्लेस पे बॉडी कुछ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। लोकोमोशन उसको बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है। क्लियर हो गया? लोकोमोशन और मूवमेंट से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को देख करके बताते हैं कि वेदर दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग। अगर लिविंग है तो वो मूवमेंट या फिर लोकोमोशन कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होगा, और अगर नॉन लिविंग है तो वो एज इट इज वहीं पे रेस्टिंग स्टेट में बना हुआ रहेगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखे हुए थे इसमें से कि जो भी लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं उसको हम लोग किन किन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑल द एसेंशियल प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, सॉरी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। उन सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। न्यूट्रिशन आ जाएगा, न्यूट्रिशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे हो जाएंगे लाइफ प्रोसेसेस। जिसमें से हम लोग पहला पार्ट देखे हुए थे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम लोग को दो टाइप से देखना था, एक हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि होता है प्लांट्स में, दूसरा हो जाएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि हो जाएगा क्या बोलना चाहिए, एनिमल्स में। क्लियर? तो ये हो जाएगा दो टाइप के न्यूट्रिशन। सबसे पहला आया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एकदम शॉर्ट में मैं निपटा रहा हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स जो रहते हैं वो हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होंगे बोलने से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे पूरा का पूरा लीफ का, एक लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो याद करो, सबसे ऊपर में था उसका एक वैक्सी लेयर था, समझ में आ रहा है, जो कि वाटर को प्रिवेंट करता था। उसके बाद फिर नीचे में आ जाएंगे तो आ जाएगा अपर एपिडर्मिस, फिर आ जाएगा उसके नीचे में बहुत सारे एयर स्पेस या फिर एयर वैक्यूल्स प्रेजेंट थे, और वहीं पे प्लास्टिड प्रेजेंट था, प्लास्टिड। ठीक है? और उसके नीचे में आ जाएंगे तो लोअर एपिडर्मिस आ जाएगा, और लोअर एपिडर्मिस के पास बहुत ज्यादा अमाउंट पे स्टोमेटा, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग या फिर गैसियस एक्सचेंज का मीडियम वहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग चालू करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हम लोग को देखना रहेगा प्लास्टिक का पूरा स्ट्रक्चर। तो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। पूरा का पूरा एक बॉल, सॉरी एक ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ग्रीन कलर के, उसमें प्लेट्स एक के ऊपर में एक लगे हुए थे। एक प्लेट को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। जो पूरा का पूरा एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ग्रेना, और अंदर में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है? स्ट्रोमा। अब देखो ध्यान से, दो टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे अब हम लोग सीधा यहाँ पे। मैकेनिज्म दो टाइप का रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक को बोलेंगे लाइट रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम होता है कौन सा फेज देखे थे, एक तो लाइट रिएक्शन हो गया, उसका फेज क्या बोले थे इसको बोले थे फोटोकेमिकल फेज। लाइट का एक तो यूज किए हुए थे, साथ में केमिकल कुछ चेंजेस आए थे तो फोटोकेमिकल फेज देखे थे। और इसका जो दूसरा नाम था, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उसका नाम था हेल, इसको बोला था हेल रिएक्शन। क्लियर? तो ये तुम्हारे तीन नाम हो जाएंगे एक मैकेनिज्म का, जिसको बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या, पूरा डिटेल में देखो इसको। सबसे पहला सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा। सनलाइट ट्रैप होने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा जो थाइलेकॉइड्स होता है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट पे डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो थाइलेकॉइड के अंदर में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोफिल, सनलाइट को सबसे पहला ये ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद आयंस को ये इग्नाइट करेगा।
आयंस के इग्नाइट होने, ड्यू टू इग्निशन ऑफ द आयंस, वहां पे पास में जो H2O के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉरी फोटोलिसिस ऑफ H2O, फोटोलिसिस ऑफ H2O, फोटोलाइसिस बोलो या फोटोलिसिस बोलो, दोनों सेम चीजें हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ H2O के थ्रू H2O जो है वो दो कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट गैसेस में टूट जाएगा, एक हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर? हाइड्रोजन जो रहता है वो अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स NADP, निकोटिनामाइड जो लिखे हुए थे उसको निकोटिनामाइन करवा दिया था, उसको फिर से निकोटिनामाइड ही कर लेना, वो निकोटिनामाइन नहीं था, निकोटिनामाइड था, उसको मैं फिर से उसको चेंज करवा दिया था, पता नहीं क्या दिमाग में आया था, उसको चेंज करवा दिया गया था, उसको निकोटिनामाइड ही कर लेना अगर लिखे हुए हो तो, हालांकि वो तुम्हारे काम का नहीं है। तो NADP से कौन बाइंड होने वाला है, कौन जाकर उससे रिएक्ट करेगा, H2, तो ये बनेगा NADPH2। साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो फालतू वेस्ट प्रोडक्ट के जैसा पूरे के पूरे स्ट्रोमा में घूम रहा है। और स्ट्रोमा में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं RUBP। RUBP जो रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका रिक्वायरमेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना है, ऑक्सीजन को बाहर भेजना है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन का अंदर में ज्यादा था, इस वजह से वो बाहर हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में जाता था वो अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि RUDP के साथ में मिला हुआ रहेगा, NADP के साथ में जो H2 है वो, और साथ ही साथ वाटर, ये सब आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। सेकंड नंबर का जो फेज आता है इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, जिसमें कि एक बायो मटेरियल का सिंथेसिस किया गया हुआ है यहाँ पे, और साथ ही साथ उसका दूसरा नाम जो था वो ब्लैकमैन रिएक्शन था, और जो अगला नाम जो था वो था इसका डार्क रिएक्शन। ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म। जल्दी से डाइजेस्ट करो इसको, इसको तुरंत डाइजेस्ट करो ब्रेन में। हो गया? गुड, हो गया। तो अब आगे देखो, अब सीधा हम लोग चलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो रहता है ये ह्यूमंस में होता है, मेनली हम लोग को ह्यूमंस में देखना है, बाकी जो अमीबा और अदर ऑर्गेनिजम्स का देखे हुए थे वो एकदम शॉर्ट में था, उसको एक बार तुम्हें खुद से रिवीजन कर लेना। मैं जो मेजर पोर्शंस है उन्हीं को मैं रिवीजन करवाते हुए चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो अगला जो है वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली हम लोग को देखना है ह्यूमन में। ह्यूमन बॉडी में पूरा का पूरा एक डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए एक लॉन्ग केनाल बना हुआ है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल, जिसका कि ओपनिंग होता है माउथ से और क्लोजिंग होता है, या फिर सॉरी इनिशियल ओपनिंग होता है माउथ से, और जो एंडिंग ओपनिंग होगा वो हो जाएगा एनस में। पूरा एक सिंगल पाइप रहता है माउथ से लेकर के एनस तक का एक सिंगल पाइप रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। पार्ट बाय पार्ट इसको हम लोग तोड़ते जाएंगे और इसको डिटेलिंग करते चलेंगे। सबसे पहला एलिमेंट्री केनाल का पहला पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं माउथ। माउथ किसको बोलेंगे, दो लिप्स के बीच में जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। माउथ के इनसाइड में जब जाते हैं तो इसको हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बकल कैविटी। बकल कैविटी जो रहता है खाली स्पेस रहता है, जहां पे ये क्या क्या कंटेन करता है बोलने से, बकल कैविटी में क्या क्या कंटेन होगा, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहला टीथ खत्म करते हैं। टीथ जो रहता है, टीथ के एक सिंगल टीथ को अगर उठा करके देखोगे तो उसके दो मेजर पार्ट हम लोग को देखना था। एक बाहर का पोर्शन जो कि बहुत हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उसको बोलते हैं इनेमल। अंदर में सॉफ्ट पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग डेंटाइन, ठीक है, इनेमल और डेंटाइन। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ की अगर बात करते हैं तो अपर जो और लोअर जो में टोटल मिलाकर 32 टीथ होते हैं, जिसमें से 20 जो रहेंगे वो मिल्क टीथ होते हैं, 12 जो रहते हैं वो परमानेंट टीथ रहते हैं। 12 टीथ एक बार टूट गए तो वापस से और नहीं उगेंगे, और 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा से उग जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? टीथ का अगर हम लोग नंबर टाइप्स की बात करें तो टोटल 4 टाइप के टीथ हो जाएंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नंबर की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर, एक सिंगल जॉ में अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, और वही मोलर कितने हो जाएंगे 6। क्लियर हो गया? 4, 2, 4, 6। हाफ की अगर बात किया जाएगा तो 2, 1, 2, 3। ये दोनों ही रेशियोज तुमको याद रखने हैं। चारों टाइप का टीथ हो गया। इंसीजर का फंक्शन क्या होता है बोलने से, इंसीजर का मेन फंक्शन होता है कटिंग। उसके बाद फिर कैनाइन का क्या फंक्शन होता है, टीयरिंग, फाड़ने का काम करेगा वो। और उसके बाद फिर प्रीमोलर और मोलर जो रहते हैं इनका काम होता है क्रशिंग या फिर उसको पूरा का पूरा मिक्सिंग और क्रशिंग काम ही करने वाले हैं। अगला जो है रोल हम लोग का आ जाएगा टंग का। टंग जो रहता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ रहता है। टंग जो रहता है इसके पास में टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। टंग बियर्स टेस्ट बर्ड, इसके पास टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। अलग अलग रीजन में ये अलग अलग चीजों के टेस्ट को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ठीक, ये मेन फंक्शन इसका काम है डाइजेशन में बोलने से। ये
जो फूड जिसको कि हम लोग टीथ से च्यू कर करके और साथ ही में सलाइवा मिक्स कर करके उसको क्या किया जाता है, एक बोलस बनाने का काम करेगा कौन, टंग। टंग उसको जब बोलस बनाता है और बोलस बना करके उसको गैलेट में ले जाकर छोड़ने वाला है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे इसमें से सलाइवरी ग्लैंड। टोटल 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं माउथ में। एक को बोलेंगे पैरोटिड, दूसरे को बोलेंगे सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर, और अगले वाले को बोलेंगे सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी जो रहता है ये जॉइंट ऑफ द जॉज, ये जॉज के जॉइंट पे मिलने वाला है। सबलिंगुअल टंग के नीचे में मिलने वाला है। और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इन बिटवीन द ईयर के बिलो पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ इन बिटवीन द ईयर, यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में से। समझ में आ गया। सलाइवरी ग्लैंड्स तीनों ही सलाइवा प्रोड्यूस करने वाला है। सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं बोलने से, सबसे पहला इसमें एंजाइम आ जाएगा लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया क्लीन करने का काम करता है। इसके बाद आ जाएगा इसमें म्यूलिन, जो कि फूड को स्टिकी या फिर स्लिपरी बनाने का काम करेगा। और अगला हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का मेन फंक्शन होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपल फॉर्म क्या होता है बोले तो मॉल्टोज। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पे सलाइवा का भी फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फूड को पूरा का पूरा बोलस बना करके गैलेट में छोड़ना है। ये वाला जो पोर्शन दिखता है ये गले के पास में, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो रहता है कॉमन पॉइंट हो जाएगा या कॉमन रीजन हो जाएगा फूड पाइप और विंड पाइप के लिए। फूड पाइप जो रहता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गैलेट से पूरा का पूरा स्टमक तक जाएगा। फूड पाइप को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस का लेंथ जो रहता है वो 8 से लेकर के 12 सेंटीमीटर, सॉरी 8 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक का इसका लेंथ होने वाला है। डिपेंड करेगा कि जो भी ह्यूमन है उसका साइज कितना है। छोटे साइज का अगर ह्यूमन रहेगा, मतलब बच्चा अगर है तो छोटे साइज का उसका इसोफेगस रहेगा। लार्ज अगर एडल्ट हो गया है तो लगभग मान कर चलो 25 सेंटीमीटर का उसका इसोफेगस तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। इसोफेगस में फूड जो रहता है वो गैलेट से लेकर के पूरे स्टमक तक जाने वाला है। प्रोसेस कौन सा ये फॉलो करने वाला है बोलेंगे तो पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस के थ्रू ये गैलेट से लेकर के स्टमक तक पहुंचेगा। इसके बाद जो ये इसोफेगस रहता है कौन से मसल्स का बना हुआ रहता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो स्फिंक्टर मसल का बना हुआ रहेगा। स्फिंक्टर SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल का बना हुआ रहता है फूड पाइप। स्फिंक्टर मसल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, ये इलास्टिसिटी में बहुत अच्छे खासे अमाउंट का रहता है। तो ये आसानी से ऐसे एक्सपेंड कर जाता है, आसानी से ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसके वजह से एकदम नैरो पैसेज में भी बड़े से बड़े लार्ज सब्सटेंस भी आसानी से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। आगे समझ में इतना। ये पहुंच गया हम लोग पूरा का पूरा स्टमक तक, आज तक के क्लास तक। क्लियर। हो गया इतना। और किसी को कुछ डाउट है जल्दी देखो। अच्छा इसमें अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या उसको और जाना जाता है दूसरे और नाम से, तुमको कोई मतलब लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा का सीधा 11th और 12th के सिलेबस में आ जाता है। वैसे भी 11th में भी वो आजकल डिलीट कर दिया गया है, तो ज्यादा लोड मत लो। लार्ज इंटेस्टाइन को और कुछ नहीं बोला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन ही बोला जाएगा। उसके टोटल 3 पार्ट तुमको याद रखने हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो था उसको बोल रहे थे सिकम, एक हो जाएगा सिकम, दूसरा हो जाएगा 3 डिफरेंट कोलॉन्स, और थर्ड नंबर इसका जो पार्ट है वो हो जाएगा रेक्टम। ये 3 पार्ट तुमको याद रखने हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन, दो इसके मेन फंक्शन हो जाएंगे, एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला और दूसरा म्यूकस को ये मिलाने वाला रहेगा वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में, ताकि जो वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आसानी से लार्ज इंटेस्टाइन को पास करते हुए निकल जाए। क्लियर, गुड। हाँ तो देखो पढ़ने के लिए अभी बायोलॉजी में बहुत ज्यादा है। मैं जब नीट वालों की क्लासेस लेता हूं तो उनको पूरा डिटेल में सारा चीजें पढ़ाता हूं। तुमको भी अगर पढ़ाने का रहा तो तुमको भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन इतना ज्यादा तुम लोग 10th नहीं पढ़ करके करोगे क्या? तुम्हारे कोई काम का नहीं है, फालतू में तुम्हारा स्ट्रेस ही पढ़ने वाला, एग्जाम में तो कोई आने वाला ही नहीं है। तो हम लोग अभी मेन फोकस हमारा है बोर्ड का एग्जाम। जैसे जैसे हमारा 10th का बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, अगर साइंस लेकर के 11th और 12th पढ़ने वाले रहोगे, खास करके बायोलॉजी लेकर के, तब के केस में ये सारी चीजें वैसे भी डिटेल में पढ़ने ही है वहां पे, तो अभी से लोड लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी ज्यादा नेम्स वगैरह पे फोकस ना करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उतना जल्दी नाम तुम्हारा याद होगा और उतना बढ़िया से तुम्हारा एग्जाम जाने वाला है। क्लियर, चलो तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, कम से कम चीजों को लेकर के हमको पढ़ना है यहाँ पे। समझ में आया ये? देख लो इतने में से और कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ, अदरवाइज फिर सेशन एंड किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा डाइजेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट।
कल हम लोग इसी का अगला वाला टॉपिक चालू करेंगे, या तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या फिर इसमें से, हाँ ट्रांसपोर्टेशन ही है, या फिर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन, दोनों में से एक करने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट चांसेस है रेस्पिरेशन स्टार्ट करें। अगर रेस्पिरेशन करेंगे तो वो भी मेनली मान करके चलो 1.5 से 2 क्लास तो वो भी खाएगा, 1.5 से 2 क्लासेस वो भी लेने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी के तुम्हारे एक एक टॉपिक जो है ये इनको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे है 10th क्लास की बायोलॉजी में, तो एकदम ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा अपन दिसंबर आने से पहले कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलो सेशन एंड किया जाए।